Hi cells, welcome to our new channel. We just recently created this channel और नाम क्या है इसका? BCP। सोचा नहीं है, चलो जब वीडियो अपलोड करेंगे उस टाइम पे डाल देंगे. So I am the biology teacher. He is the chemistry teacher. Please sir introduce yourself. माय नेम इज़ वीडी सैनी। और ये तीसरा आइटम भाई इधर आओ, ये फिजिक्स के सर हैं, आकाश सर। तो अभी जो HBSC का एग्ज़ाम है अपना 19 तारीख को, And he is so much dedicated कि भाई सीधा हल्दी से उठ के आए हैं वीडियो रिकॉर्ड करने. हाँ, तो अभी एग्ज़ाम है साइंस का HBSC बोर्ड 19 तारीख को। उसके लिए हम आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, तो एग्ज़ाम में ज़रूर पढ़ के जाइएगा उनको, ठीक है। बायो वाले सर बताएंगे, मैं बताऊंगा, और फिजिक्स वाले सर भी बताएंगे, इनको भी बताना ही पड़ेगा जाए। तो शुरू करते हैं बेटा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. अच्छा, मेरा वाला डालो क्या? हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू वॉच मी। अभी ठीक है। बेसिकली ये वाले जो क्वेश्चंस हम बताने वाले हैं आपको, ये CBSE, RBSC और HBSC तीनों के लिए रहते। क्योंकि CBSE का पेपर हो चुका है तो उससे भी आप आइडिया ले सकते हैं, पर ये हमारा बेसिकली सेंटर्ड रहेगा HBSC के लिए और RBSC के लिए, ठीक है। मैं शुरू करूँ पहले? आप पहले चलो ठीक है। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन से कौन सा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला चैप्टर है अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो यहां से आपको एमसीक्यूज देखने को मिलेगा एक तो, ठीक है। एमसीक्यूज जो है वो पहला यहां से आता है, आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कोई ना कोई आपको एग्जाम्पल गिवन रहेगा जिसमें से आपको क्या करना होगा, केमिकल रिएक्शन का टाइप पता करना रहेगा, ठीक है। तो ये एक एमसीक्यूज जो है आपको लगभग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेकंड, यहां से जो आते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन आपको काफी देखने को मिलेगा कि रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को जो है आप एक्सोथर्मिक रिएक्शन तरह कंसिडर करते हो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देन इसके बाद रेंसिडिटी एंड कोरोजन, ठीक है। दोनों के प्रिवेंशन भी देखने हैं, और रेंसिडिटी होता क्या है और कोरोजन क्या होता है ये भी आपको देख के जाना है। देन इसके बाद इस चैप्टर में से आपको देखना है क्या, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये पहले चैप्टर में से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो अपना है उसमें से नंबर 1 पे है आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपको एग्जांपल गिवन रहेगा, 4 ऑप्शन रहेंगे उसके अंदर कि ये कौन सी है, कॉम्बिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है, ठीक है। सेकंड जो है, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बड़े क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है। देन रेंसिडिटी एंड कोरोजन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में से कोई एक या दो टाइप आपको पूछ सकता है, ठीक है। ये आपको बड़े क्वेश्चंस में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद जब आप कोरोजन की बात करते हैं तो अपने पास एक क्वेश्चन और आता है यहां से। जब हम कोरोजन की बात करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोरोडेड आयरन जो होता है उसका रंग कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर का रंग कैसा होता है और सिल्वर का रंग कैसा होता है। तीनों जो है 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। कोरोडेड आयरन का रंग जो होता है ब्राउन होता है, किसके कारण होता है ये पूछ सकता है, ठीक है। कॉपर जो है इसका रंग कैसा होता है, ग्रीन, किसके कारण होता है, और सिल्वर जो है इसका कलर होता है ब्लैक, ये किसके कारण होता है। तो सिल्वर वाले में हम मोस्टली क्या करते हैं, हमें क्या होता है कि कोरोजन जो होता है वो क्या है कि भाई ऑक्साइड की लेयर
फॉर्म हो रही है उसकी वजह से कोरोजन हो रहा है। लेकिन सिल्वर वाले केस में और कॉपर के केस में थोड़ा अलग है। यहां पर तो आप ऑक्साइड की लेयर के कारण बता सकते हो, लेकिन एजी जो है इसका ब्लैक टोन होता है सर एजी एस के कारण, सिल्वर सल्फाइड के कारण, जबकि कॉपर जो है इसका ये जो ग्रीन कलर होता है ये किसके कारण होता है, कॉपर कार्बोनेट के कारण। ठीक है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 से हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 जो अपना वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। यहां से देखिए, यहां से भी एक एमसीक्यू जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, एमसीक्यू क्या पूछा जाता है वो देखिए। ये वाला आइडेंटिफाइंग द एसिड प्रेजेंट इन गिवन सब्सटेंस। आपको कोई एक सब्सटेंस गिवन रहेगा, टोमेटो होगा, ठीक है, विनेगर होगा, उसमें आपको क्या करना होगा, कौन सा एसिड प्रेजेंट है उसको आइडेंटिफाई करना रहेगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। देन इसके बाद कॉमन नेम, केमिकल नेम, कॉमन नेम, केमिकल नेम एंड फॉर्मूलाज ऑफ सॉल्ट्स जो है यहां से भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे आपको दे दिया जाए NaHCO3, ये आपको एक सॉल्ट गिवन है, इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका केमिकल नेम क्या होगा, ये एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद अपने को यहां पे एमओपीज ऑफ सॉल्ट्स हो सकते हैं और उनके यूजेस जो हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन रहेगा। एमओपीज ऑफ सॉल्ट, कोई भी एक सॉल्ट या दो सॉल्ट की एमओपीज पूछ लेगा या उनके क्या पूछ लेगा, यूजेस पूछ लेगा। तो सॉल्ट जितने भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है सभी को जरूर पढ़ के जाइएगा। देन इसके बाद इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, यानी एसिड और बेस को जब डाइल्यूट किया जाता है तो उनकी स्ट्रेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी जरूर देखी जाए। एक नंबर का क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 से अपने पास जो थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 जो है अपने पास है मेटल्स एंड नॉन मेटल। आसान सा चैप्टर है, 8वीं क्लास में भी आता है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल सभी बच्चों का फेवरेट चैप्टर माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। यहां पे एक तो आपको देख लेने हैं क्या, एक्सेप्शंस। ठीक है, जब आप मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो, नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो, तब आप देखते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे मेटल और नॉन मेटल को कैरेक्टराइज नहीं किया जा सकता। तो क्यों नहीं किया जा सकता, वहां पे कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। कुछ मेटल्स जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती हैं, रूम टेम्परेचर पे कैसी हैं, लिक्विड हैं। तो उन मेटल्स का, कुछ नॉन मेटल जो है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, वो देखना है। कुछ नॉन मेटल्स जो हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, यानी अगर आप उनको हथेली पे रखो तो वो मेल्ट हो जाती है। तो ये सब एक्सेप्शन जो है आपको जरूर देख के जाने हैं। ठीक है, देन यहां से आपको देखना है क्या, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक बार जरूर देख के जाएंगे।
ईसीएस से आपको पूछ सकता है कि कौन से मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, दो मेटल को कंपेयर करवा के आपसे रिएक्टिविटी पूछ सकता है उनकी, ठीक है। देन इसके बाद यहां पे अपने पास आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, और मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के आपके पास मेथड्स जो हैं उनमें कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, दो इंपॉर्टेंट हैं, दोनों जरूर देके जाइएगा, ठीक है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, और इनकी केमिकल रिएक्शंस भी जरूर देके जाइएगा, इनकी केमिकल रिएक्शंस भी पूछी जाती हैं, ठीक है। अगर डेफिनेशन भी आती है तो भी आपको केमिकल रिएक्शन साथ में जरूर लिखनी होती है, ठीक है। देन इसके बाद अपने पास आता है क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स जरूर पढ़ जाइएगा कि होता क्या है, एक्सट्रैक्शन करने के बाद मेटल की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की जाती है। अब यहाँ पे ये भी पूछ सकता है एक नंबर में कि कौन कौन से मेटल्स की आप क्या कर सकते हो, रिफाइनिंग कर सकते हो। तो अपने पास यहाँ पे कॉपर आता है, जिंक आता है, टिन आता है, गोल्ड, सिल्वर, ये वो मेटल्स हैं जिनका हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपने पास निकल आ सकता है। तो एमसीक्यूज में भी ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो है वो किस मेटल की जाती है, उनमें से कोई एक मेटल आपके पास ऑप्शन में होगी, बाकी जो मैंने यहां लिखी उसमें से नहीं होंगी, तो आपको करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। इसके बाद मेटल और नॉन मेटल से इसी में आप पढ़ के जाइएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, जो आयनिक कंपाउंड है उनका फॉर्मेशन और उनकी प्रॉपर्टीज क्या है ये भी आपको जरूर देखनी है, ठीक है। इसमें जो कंडक्टिविटी वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड की कंडक्टिविटी वाला जो है वो जरूर पॉइंट देके जाइएगा, ठीक है। ये सब रहता है अपना चैप्टर नंबर 3 से। लास्ट चैप्टर अपना जो बचता है केमिस्ट्री में वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक। तो ये बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। तो यहां देखिए आप आइडेंटिफाइंग द functional group present in given compound। ये वाला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू में रहेगा। आपने क्या करना है, कोई आपको या तो आईयूपीएसी नेम देगा या आपको क्या करेगा, कोई कंपाउंड दे देगा, उसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है वो आपने आइडेंटिफाई करना रहेगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको एग्जाम में दे दिया प्रोपेनॉन, ठीक है, कि प्रोपेनॉन के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, ऑप्शन ए रहेगा एल्डिहाइड, बी रहेगा कीटोन, सी रहेगा एल्कोहल और डी रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इनके जो सफिक्स हैं वो याद रखने हैं। एनओएन, सॉरी ओएन किसके लगता है लास्ट में, कीटोन के, ठीक है। तो कीटोन का सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, ओएन ही होता है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट कौन सा है किसी कंपाउंड में उसको आइडेंटिफाई करना है। ये एमसीक्यू में आता है, या इसके अलावा आपको एमसीक्यू में क्या पूछ सकता है, CHO, ये किस फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला है। यानी इन फंक्शनल ग्रुप्स के आपको फॉर्मूलाज भी ध्यान रहने चाहिए, यहां से भी एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है। CHO, ठीक है, जैसे यहां पे एल्डिहाइड है,
ए है, एल्डिहाइड बी है, कीटोन सी है, कार्बोक्सिलिक एसिड डी है, एल्कोहल। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है CHO किसका होता है, एल्डिहाइड का। तो इस प्रकार से यहाँ से भी MCQ आ सकता है। देन इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर आपको क्या करनी है, IUPAC नोमेनक्लेचर जो है वो आपको जरूर पढ़ के जाना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 2 से 3 नंबर में। IUPAC नोमेनक्लेचर आपको जरूर से पढ़ जाना, ज्यादा हार्ड नहीं आते हैं, 10th क्लास तक इजी से आते हैं, जरूर पढ़ के जाएंगे किसको, IUPAC नेमिंग को। देन इसके बाद होमोलॉगस सीरीज पढ़ के जानी है, ठीक है, एग्जांपल्स लेके जाने हैं होमोलॉगस सीरीज के, ठीक है। अच्छा, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होमोलॉगस सीरीज जो है अपने नेक्स्ट मेंबर से किस यूनिट से डिफर करती है, तो कौन सा है वो, CH2 ग्रुप या फिर CH2 यूनिट। 1 नंबर में ये वाला पूछा जा सकता है, ठीक है। जिसके बाद अगला अपने पास आता है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। यहां से बड़ा क्वेश्चन बनता है 4 से 5 नंबर का क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप से, ठीक है। मिसेल फॉर्मेशन वाला जो क्वेश्चन है वो ये वाला है, ठीक है। देन इसके बाद ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है और रखेंगे हम इसमें कुछ बड़े क्वेश्चंस में, देखो ये भी पूछा जा सकता है। केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स जो हैं ये से पूछी जा सकती हैं, जिसके अंदर आपको मेनली कौन देखने को मिलेगी, कंबशन देखने को मिल जाएगी। सेकंड आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिल जाएगी। थर्ड आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये वाला अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है अपने पास कौन सी आते हैं, रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद, एथेनॉल की रिएक्शन जो है वो किस किस के साथ में है, देखिए यहां पे ए है अपने पास Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इनके साथ रिएक्शन देखने मिल जाएगी। सेकंड बी जो है यहां पर आपको देखने को मिल सकता है एसिटिक एसिड्स के साथ में एसिटिक एसिड रिएक्शन मिल जाएगी। थर्ड जो है आपके पास यहां पे रिएक्शन विद NaOH और बेस लिखा मिल सकता है, ये भी अपने को यहां पर देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपके पास, ठीक है। अच्छा, एक ये वाली जो है इसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये वाली रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकती है, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। ये 3 रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये मेनली 4 चैप्टर अपने पास जो केमिस्ट्री के थे उनमें ये इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। अगर आप ये सब पढ़ जाते हैं तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन जो है अभी अगला पार्ट जो है ये फिजिक्स का रहेगा, तो फिजिक्स वाले सर को मैं बुलाना चाहूंगा। सर आइए। हेलो एवेंजर्स। आपके पॉकेट नहीं है तो फिर ये कहाँ लगाओगे? मैं यहीं लगा लूंगा ना सर। सो हाउ आर यू ऑल। देखिए, मैं पहली बार कैमरा के सामने आ रहा हूं और मैं हल्दी से उठ करके तो बिल्कुल नहीं आ रहा हूं। तो आगे स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा। हाँ, चलिए, आई होप आपने अच्छे से केमिस्ट्री का सारा मैटर देख लिया है। तो फिजिक्स का करते हैं हम स्टार्ट अभी, और हम मार्क कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर आने वाले हैं। देखिए, पहला चैप्टर है लाइट, दूसरा है
ह्यूमन आई, तीसरा है इलेक्ट्रिसिटी, और चौथा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये 4 टॉपिक्स रहने वाले हैं बेसिकली साइंस से और फिजिक्स के पार्ट से। ये दोनों वेटेज रखते हैं 10 मार्क्स का और ये दोनों भी वेटेज रखते हैं 10 मार्क्स का। इनसे हमें करनी है चीजें, हम शॉर्ट में जल्दी जल्दी करते हैं। मैं पहले लाइट से बताना स्टार्ट कर रहा हूं, तो वहां से देखिएगा। सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है लाइट वाला। तो सबसे पहले आपको ध्यान रहना चाहिए कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 2 लॉज हैं। डेफिनेशन साथ में ही आ गई है क्योंकि आप लॉज पहले तो पढ़ेंगे नहीं ना, पहले तो डेफिनेशन ही पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन की। तो इसके दोनों लॉज I इज इक्वल टू आर, और सेकंड वाला है नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन सेम प्लेन। और इसके बाद में कुछ हार्ड टॉपिक्स आते हैं जैसे कि इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर्स और नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन 2 मिरर्स, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला आता है n इज इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा -1। अगर यहां पे 360 अपॉन थीटा की वैल्यू इवन आए तो -1 करना है, क्योंकि इसका आंसर हमेशा क्या आता है, ओड नंबर्स में आता है। उसके बाद में आ जाता है आपके सामने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आ गए, इंपॉर्टेंट है यही वाले। फिर आ जाता है सीधा स्फेरिकल मिरर। और स्फेरिकल मिरर्स में आपको दोनों मिरर्स के टाइप्स देखने हैं, कनकेव और कन्वेक्स। और इनसे 6 केसेस बनते हैं। कनकेव के 6 केस बनते हैं, कन्वेक्स के 2 ही केस बनते हैं मिरर्स के केस में। तो ये आपको अच्छे से देख लेने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं मान के चलूंगा लाइट से तो इनसे ही उठने वाला है, पक्का क्वेश्चन निकल के आएगा। इससे छोटा क्वेश्चन भी बनेगा और बड़ा क्वेश्चन भी बनेगा, दोनों क्वेश्चन बनेंगे इस वाले से। इन 6 केस में से वो आपसे पूछ लेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहां बनेगी या कैसी बनेगी। और इनका एक वायरल क्वेश्चन हमेशा रहता है कनकेव वाला कि विच इमेज इज इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो वो कनकेव का 6th केस होता है। ये वायरल क्वेश्चन रहा है, हमेशा से पूछा जाता है। उसके बाद में आ जाता है इसमें साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन से भी मैं उम्मीद रखता हूं कि शायद क्वेश्चन आ जाए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा तो साइन कन्वेंशन से ही बनेगा। आई होप आपने अच्छे से पढ़ा है। ऊपर की साइड में पॉजिटिव, नीचे की साइड में नेगेटिव। और दूसरा क्या है कि लेफ्ट की चीजें क्या रहेंगी, नेगेटिव, और राइट की चीजें क्या रहेंगी, पॉजिटिव। ध्यान रह जाएगा ये वाली बातें। उसके बाद में आ जाता है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन और रिफ्रैक्शन के लॉज। पहला वही है क्या जो इसका सेकंड है, नॉर्मल इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे। यहां पे रिफ्रैक्टेड रे है, ये किसमें होंगे, सेम प्लेन में होंगे। और सेकंड क्या आ जाता है, द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कांस्टेंट, दैट इज साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू। आप चाहे तो कांस्टेंट की जगह म्यू की जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्शन से यही टॉपिक उठ करके आते हैं। यहां पे ऑलमोस्ट हमारा ये वाले चैप्टर का मैटर हो जाता है खत्म। फिर क्योंकि पहले की बुक्स में ये दोनों चैप्टर कंबाइन होते थे तो चीजें यहीं से आगे बढ़ती थी। अब कुछ फिनोमिनाज हैं जो लाइट के, वो ह्यूमन आई में पढ़ते हैं। तो अगला आ जाता है हमारे सामने ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में बच्चों एकदम ध्यान से देख लेना आपको आई का स्ट्रक्चर और उनके पार्ट्स के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और यहीं से मुझे याद आया कि स्फेरिकल मिरर में भी डेफिनेशंस पढ़ लेना, फोकस की, प्रिंसिपल एक्सिस की, अपर्चर की, ठीक है। ऐसे ही लेंस के अंदर भी आपको चीजें पढ़ लेनी है। यहाँ पे रिफ्रैक्शन के अंदर लेंस के टाइप मैंने वापस से इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं यहाँ पे बता चुका हूं कि रिफ्रैक्शन के लिए भी आपको लेंस के टाइप पढ़ने हैं, दोनों लेंस, कनकेव और कन्वेक्स, और उनसे बनने वाले सारे केसेस, उनसे बनने वाली इमेजेस। ये 2 टॉपिक्स इस चैप्टर के हैं, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल
लेंसेज इंपॉर्टेंट रहेंगे, इनसे ही मेजर पार्ट आने वाला है इस चैप्टर का। ह्यूमन आई में स्ट्रक्चर आ गया, उसके पार्ट्स आ गए हैं। उसके बाद में आ जाते हैं फिनोमिनाज ऑफ लाइट। सबसे पहला उसमें है TIR। TIR से जुड़ी हुई चीजें आपसे पूछ लेंगे, टिंडल इफेक्ट पूछ लेंगे, मैं शॉर्ट में ही बता रहा हूं। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। आपसे फिनोमिनाज यही पूछेंगे। जैसे कि एक वायरल क्वेश्चन और आता है, जहां पे मैंने यहां बताया था एक और, वो ये है कि वाई स्टार्स ट्विंकल एंड प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल। तो ये भी एक वायरल क्वेश्चन है जो बेसिकली हर बार पूछ ही लेते हैं। तो यहां से भी इन शॉर्ट हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप ज्यादा बर्डन ना ले, इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको दिख रही हैं वही पढ़े। यहाँ पे प्रिज्म के बारे में जैसे कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर एक्टिविटी दी हुई है बुक में, तो क्या हमें वो करनी जरूरी है क्या? सेकेंडरी लेवल पे वो प्रिज्म वाली एक्टिविटी आपको करनी जरूरी नहीं है, तो उसका बर्डन ना ले। तो इन दो चैप्टर से बेसिकली मेरे हिसाब से यही मैटर आता है, तो इनसे ही करना है, हमें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। और इनको अगर आप डिटेल में देखेंगे ना, तो इनसे पूरा मैटर उड़ जाएगा। जितना भी डाटा पूछने वाला है एग्जामिनर, वो सारा इसमें आ चुका है। अगर हम स्पेसिफिकली एक एक टॉपिक्स को अगर मैं एलोबरेट करने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा खिंच जाएगा, और मेरे को पता है आप लोग वैसे भी नहीं देखोगे फिर इतना लंबा वीडियो। आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हालांकि ये बड़ा टॉपिक था, लेकिन इसमें से काफी चीजें कम कर दी गई हैं। आप काफी रिलीव्ड है ये चीज लेकर के कि यहां से जनरेटर गायब हो गया है, ठीक है, और इस बार मोटर भी गायब हो गया है। तो ये दो मेजर क्वेश्चन बन रहे थे इस चैप्टर से, जो इस बार सिलेबस में नहीं दिए हैं। तो यानी कि ज्यादा वेटेज कौन लेकर के जाएगा? अब इलेक्ट्रिसिटी लेकर के जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, फॉर्मूला। यहां से जो बता रहा हूं सब कुछ यहीं से आ जाएगा। करंट की डेफिनेशन, करंट का फॉर्मूला, और फॉर्मूला को आप तोड़ लीजिए तीनों पार्ट्स के अंदर। आप I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, या Q इज इक्वल टू आई टी, या T इज इक्वल टू क्यू अपॉन में आई। आपको ये चीजें ब्रेक डाउन करनी आनी चाहिए, सोल्व भी करनी आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक करंट के बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अलग अलग क्यों लिखा है? दोनों की डेफिनेशन अलग अलग पढ़नी है। मेजरली हम यूज यही कर रहे होते हैं, बोलने के लिए हम ये बोलते हैं। क्लियर है? तो यहां पे पढ़ लेना इस चीज को। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है ओम्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओम्स लॉ को आप अच्छे से कर ले। डेफिनेशन, प्रिंसिपल, फॉर्मूला एंड इसका VI ग्राफ। प्रोपोर्शनल है तो ग्राफ सीधा बनेगा। यहां से इतना टॉपिक कवर कर लेंगे तो आपका मेजर पार्ट कवर हो गया है। अब मैं दो पार्ट में तोड़ रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी को। ये पहला मेजर पार्ट आ गया है। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी में ही फिर आ जाता है रेजिस्टेंस। अगर बड़े क्वेश्चन बनेंगे तो मेजर या तो इसमें से बनेगा या इसमें से बनेगा। रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। दो कॉम्बिनेशन है, पहला कौन सा है? सीरीज, और दूसरा कौन सा है? पैरेलल। तो इन दोनों क्वेश्चन कॉम्बिनेशन है, वहां से पक्का क्वेश्चन बनने वाला है। आपका न्यूमेरिकल भी यहीं से ही बनेगा। मेजर प्रोबेबिलिटी यही है कि यहीं से निकल करके आएगा, जो भी निकल करके आएगा। तो ये वाला मोर इंपोर्टेंटली आप लोग कर लें, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशंस और उन पे बनने वाले क्वेश्चंस। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है कंप्लीट। इतना ही है मेजरली, इसके ज्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसमें से मोटर चला गया, जनरेटर चला गया, तो क्या बचेगा फिर इसमें से? तो जो चीजें बच गई अब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है पहले से। तो ध्यान से देखें,
सबसे पहले आपको ओस्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना है, ये नहीं कह रहा हूं कि ये पूछा जाएगा, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ोगे तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको पढ़ लेना ढंग से। फिर सबसे पहली बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले यही पढ़ना, क्योंकि ये पढ़ोगे उसके बाद में हमें डायरेक्शन कैसे पता लगेगी, तो यही पढ़ना है उसके लिए। फिर अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें आती है। पहली ये कि मैग्नेटिक फील्ड इन स्ट्रेट वायर या कंडक्टर बोल सकते हो, इन सर्कुलर वायर या इसको लूप बोल सकते हो, और इन सोलेनोइड द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सर्कुलर वायर्स। तो यहां पे ये सारी की सारी चीजें आपको डायरेक्शन के लिए देख लेनी है, और यहां पे ये मैटर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा इस वाले चैप्टर में। जो इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा उसमें से ये चीजें इंपॉर्टेंट उठने वाली है। उसके बाद में हमारा आ जाता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको क्या करना है, आपको डायरेक्शन देखनी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड है, तीनों को परपेंडिकुलर रखना है एक दूसरे के। अब इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी याद कर सकते हैं, फादर मदर एंड चाइल्ड। F फॉर फोर्स, M फॉर मैग्नेटिक फील्ड और C फॉर करंट। फादर मदर चाइल्ड, तो आपको ये याद रह जाएगा। मैं डायग्राम ऐसे बना रहा हूं, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट कर लेंगे, और यहीं से आपका एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाए कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज इधर फ्लो कर रहा है, मान लो इलेक्ट्रॉन ही फ्लो कर रहा है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो आप निकाल सकते हैं यहां से। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, ऊपर। करंट किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट जाएगा नीचे। तो थंब किधर आ रहा है, आपकी तरफ, यानी कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है। क्लियर है। या फिर अगर लेवल बढ़ा रहे हैं एग्जामिनर्स और वो लेवल बढ़ा करके कुछ और पूछ ले, तो वो ये पूछ सकते हैं कि मान लो ये डायरेक्शन दे दिया इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का, पॉसिबिलिटी कम है, और फिर भी अगर पूछ लिया जाए तो, या इसको वो बोल करके भी पूछ सकते हैं। क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, और यहां पे अगर क्रॉस की जगह डॉट्स होते तो होता आउटवर्ड। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और मान लो एक पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए भाई फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, या दो चीजें कोई भी देकर के वो आपसे तीसरी चीज पूछ सकता है। तो देखो इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज जा रहा है इस तरफ, तो करंट की डायरेक्शन सेम ही रहेगी, तो फोर्स किधर लगेगा, नीचे। फील्ड अंदर की ओर है, करंट इस डायरेक्शन में है, तो फील्ड किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ। आ गया समझ में। तो यहां पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, डाउनवर्ड। और इसके बाद में जो एक टॉपिक बचता है इस वाले चैप्टर में, वो आता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, और अगर इसमें कुछ चीजें रह भी जाती हैं जो आपको ऐसे लगता है कि वो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट है, चाहे आप भारत में कहीं से भी देख रहे हो, तो आप हमें कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। विदिन 24 आवर्स आपको उन सबके आंसर्स मिल जाएंगे विद वेल एक्सप्लेनेशन, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, जो भी है। एक और रह जाता है, वो है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। हमें क्लियर।
तो यहां पे आपको बेसिकली देखना क्या है, रेड वायर, ब्लैक वायर और ग्रीन वायर, 3 रहेंगे। रेड वायर क्या रहेगा, फेज वायर या इसको लाइव वायर भी बोलते हैं। ब्लैक वायर रहेगा न्यूट्रल और ग्रीन वायर रहेगा अर्थिंग के लिए। यहां पे ब्लैक की जगह ब्लू वायर भी हो सकता है, यहाँ पे येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, तो उसमें घबराइएगा मत। लेकिन जनरल चांसेस के अंदर क्या रहता है, रेड, ब्लैक और ग्रीन ही रहता है। रेड वायर लाइव वायर होगा, इसमें से करंट फ्लो करेगा। ब्लैक वायर जो होगा वो न्यूट्रल होगा, वो सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। और ग्रीन वायर क्या करता है, जो एक्सेसिव करंट है उसको अर्थ करता है। और इसी पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि हम ओवरलोडिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो ग्रीन वायर उसमें एक ऑप्शन हो सकता है। उसके 2 मेजर जो ऑप्शन रहेंगे वो रहेंगे फ्यूज और एमसीबी। और तीसरा ऑप्शन क्या बन सकता है, ग्रीन वायर भी बन सकता है, या इसको अर्थ वायर भी बोलते हैं। तो ओवरऑल ये चीजें थी, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं 60 सेकंड के अंदर। लाइट चैप्टर से हमें क्या पढ़ना है, हमें रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और सारे के सारे मिरर्स के केस पढ़ने हैं। कनकेव के 6 हैं, कन्वेक्स के 2 केसेस हैं। और उसके बाद में इमेज फॉर्मेशन सबकी पढ़ लेनी है, साइन कन्वेंशन भी पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट है वहां से। फिर रिफ्रैक्शन आ जाता है। रिफ्रैक्शन में भी हमें ग्लास स्लैब और मिरर्स, ये सॉरी लेंसेज अच्छे से पढ़ लेने हैं, उनके सारे केसेज भी पढ़ लेने हैं। लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला का मैंने तब नाम नहीं लिया था, उसका रीजन ये था क्योंकि मिरर फॉर्मूला है या लेंस फॉर्मूला है, उनके डेरिवेशन नहीं आते हैं, आपको फॉर्मूला यूज करने हैं। तो मैं आपको याद दिला रहा हूं, 1/f = 1/v + 1/u, ये वर्क करेगा मिरर फॉर्मूला के लिए, और 1/f = 1/v - 1/u, ये वर्क करेगा लेंस के लिए। तो लेंस फॉर्मूला और मिरर फॉर्मूला ये आ जाता है। और यहीं पे एक और चीज निकल के आती है जो वहां पे स्किप हो गई थी, वो आता है मैग्निफिकेशन। तो चीजें आप दोनों पार्ट को ध्यान से देखेंगे कि कुछ चीजें वहां स्किप हो गई थी, वो अभी मैं यहां बता रहा हूं। तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन और मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला आपको दोनों पता होने चाहिए। H' = -v/u, ये किसके लिए रहेगा, मिरर के लिए रहेगा। ये किसके लिए था, मिरर के लिए। और वही मैग्निफिकेशन अगर आपको चाहिए किसके लिए, लेंस के लिए, तो रहेगा H' = +v/u। यहां पे माइनस नहीं होगा बच्चा, ये चीज ध्यान से देख लेना आप, क्लियर है। और इन दोनों को देखते हुए एक और जो टॉपिक आ जाता है निकल करके ह्यूमन आई से, वो आता है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, ये बेसिक जो आपसे कंसेप्चुअल चीजें पूछी जा सकती हैं, ये आ गई है दोनों चैप्टर्स के अंदर। तो अपना आ गया रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और इनसे जुड़े हुए फिनोमिना, यही है ह्यूमन आई में, ह्यूमन आई के पार्ट, ह्यूमन आई का डायग्राम और उनकी डेफिनेशंस वगैरह अच्छे से। फिर यहां पे आ जाते हैं एटमॉस्फेरिक फिनोमिना जो हैं, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, टिंडल इफेक्ट या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, द कलर ऑफ सन एट द सनराइज एंड सनसेट, डिलेड एंड बिफोर सनराइज एंड सनसेट, ये वाली चीजें यहां पे आ जाती है ह्यूमन आई के फिनोमिना के अंदर, नेचुरल फिनोमिना जो भी होते हैं लाइट के। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी में आपको करंट की डेफिनेशन, फॉर्मूला, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं अभी बोल रहा हूं, जो वेरी इंपॉर्टेंट आपका मैक्सिमम पार्ट कवर करने वाली है। उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, ये वाले चैप्टर पे ध्यान देना, मैक्सिमम बच्चे इस वाले चैप्टर को लेकर के कंफ्यूज हैं, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो चुका है ऑलरेडी, तो आपको बर्डन नहीं लेना है इस चैप्टर से, आपको कन्फाइंड डाटा ही पढ़ना है बस।
एम आई क्लियर? चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आप सब अच्छा करेंगे, ठीक है, जय शंभू। तो अभी हमने है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लिए केमिस्ट्री के एंड फिजिक्स के। सो नाउ अब बारी है अपनी बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर अपना लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में सबसे पहला टॉपिक आता है अपना फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? एक तो भाई फोटोसिंथेसिस के ऊपर डायरेक्टली एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट पूछ सकते हैं कि ग्लूकोज बनता है, स्टार्च का टेस्ट वगैरह आ सकता है। फिर फोटोसिंथेसिस के कौन से फैक्टर्स जिनसे फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होती है, क्या क्या थे वो, जैसे CO2, सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, इन फैक्टर्स के ऊपर फोटोसिंथेसिस डिपेंड करता है, ये हो सकता है। फिर फोटोसिंथेसिस के स्टेप भी पूछ सकते हैं, कौन से स्टेप में होता है, वो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन वगैरह जो भी स्टेप थे, ठीक है, वो वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इसके अंदर जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में एक तो एनसीईआरटी के अंदर फ्लो चार्ट दे रखा है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के अंदर एक फ्लो चार्ट मिल जाएगा आपको जिसमें एरोबिक, एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में दे रखा है। एंड ऑल्सो जो डिफरेंस होता है अपना कि भाई एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा, एनएरोबिक कौन सा होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट आपको देखने को मिल सकता है इन द अपकमिंग एग्जाम। फिर जो अपना टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली किसके बारे में पूछते हैं? डबल सर्कुलेशन के बारे में, कि भाई डबल सर्कुलेशन वाला जो टॉपिक है उससे आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर लास्ट टॉपिक है अपना एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में प्लांट में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। प्लांट वाला जो एक्सक्रीशन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनिमल्स में एक्सक्रीशन इंपॉर्टेंट है, और उसमें भी मेन चीज क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है, कि भाई नेफ्रॉन का या तो आपको डायग्राम देखने को मिल सकता है या फिर नेफ्रॉन का फंक्शन पूछ सकते हैं कि भाई फिल्ट्रेशन वगैरह कैसे चल रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। डायग्राम की बात चल रही है तो फोटोसिंथेसिस के आसपास अपने को स्टोमेटा का डायग्राम आता है, स्टोमेटा का डायग्राम आपको कर लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये तो हो गई अपनी लाइफ प्रोसेस की बात। लाइफ प्रोसेस के बाद में अपना चैप्टर अपन देखते हैं आवर एनवायरनमेंट ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा टॉपिक अपन ले लेते हैं आवर एनवायरनमेंट, कि भाई आवर एनवायरनमेंट से हमें कौन से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना आवर एनवायरनमेंट। आवर एनवायरनमेंट में सबसे पहली चीज जो आपको कर लेनी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, कौन किसको खाता है, ठीक है, ग्रास होती है, ग्रास को कौन खाएगा, फिर उसको कौन खाता है, तो फूड चेन अच्छे से कर लेना। बायोमैग्निफिकेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोमैग्निफिकेशन में क्या देखने को मिलता था कि भाई जैसे जैसे हम खाते हैं तो पेस्टिसाइड वगैरह का अमाउंट अपर ट्रॉपिक लेवल में इंक्रीज होता जाता है, तो बायोमैग्निफिकेशन से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। थर्ड चीज है 10% एनर्जी लो, यहां से आपको कोई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। फिर एक और टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स के बारे में, ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आवर एनवायरनमेंट में आपको ये सारे टॉपिक्स कर लेने हैं, ठीक है। इसमें से ये वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड कौन सा है? ये वाला, ठीक है। इन दो को तो एकदम अच्छे से कर लेना है। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, भाई नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ले लेते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी वीडियो काफी लंबा हो चुका है, तो आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट, कि भाई कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमें क्या देखने को मिल सकता है इंपॉर्टेंट? ब्रेन के पार्ट्स और उसके फंक्शंस। इस पे शॉर्ट आपको कोई ना कोई एमसीक्यू देखने को जरूर मिलेगा। दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंड तीसरा टॉपिक है फाइटो हॉर्मोन्स। इन वाले टॉपिक से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन और फाइटो हार्मोन में से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं प्रायोरिटी देता प्लांट हार्मोन को, तो इस पे से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। आपके पास टाइम है तो आपको तीनों टॉपिक करने हैं, लेकिन अगर आपको रिवाइज करना है एग्जाम से जस्ट वन डे पहले, तो आपको ये वाला तो वापस से अच्छे से रिवाइज कर लेना। फाइटो हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इनके फंक्शन, ठीक है, काफी। ब्रेन के भी जो फंक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी एमसीक्यू देखने को मिल सकता है। और दूसरा यहां से, ठीक है, ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट होते हैं, नास्टिक मूवमेंट हो गया, ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है।
उसके बाद में अपन बात करते हैं एक रिफ्लेक्स आर्क, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्स एक्शन कह दो या फिर वो जो पाथवे होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्क कहते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो चुका है अपना रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। न्यूरॉन का डायग्राम, तो एग्जामिनर को भी पता है कि भाई बायो का पेपर है, आर्ट वाले स्टूडेंट तो हो नहीं, तो डायग्राम तो देंगे, तो इजी सा डायग्राम अगर उनको देना होगा तो न्यूरॉन का दे सकते हैं, नेफ्रॉन का दे सकते हैं। ये दोनों ही डायग्राम इजी रहते हैं थोड़े से, तो यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अगर एक चीज अपनी लाइफ प्रोसेस में रह चुकी थी जहां पे अपना डाइजेस्टिव वाला पार्ट था, वहां पे इंटेस्टाइन में जो विलाई होती है उसका फंक्शन पूछ सकते हैं कि भाई इंटेस्टाइन के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनको विलाई कहते हैं, उनका काम क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का हो गया। कुछ एंजाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई स्टमक में कौन सा एंजाइम रिलीज हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहां कौन सा हो रहा है, डाइजेशन कंप्लीट कहां हो रही है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जेनेटिक्स की, जो हेरिडिटी वाला चैप्टर है, वहां से आपको क्या क्या करके जाना है। एक तो उसमें जो अपने लॉज है, मेंडल ने जो लॉज दिए थे अपने को, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक तो वो लॉज इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक लेते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी क्या, भी मेंडल्स के लॉज हो गए। दूसरा कि जो मेंडल था उसने पी प्लांट ही क्यों लिया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके कि भाई मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया। तीसरा टॉपिक इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है, और इससे भी इंपॉर्टेंट है डाइहाइब्रिड क्रॉस। प्रायोरिटी भी बता रहा हूं मैं आपको साथ साथ में कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, किसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है एग्जाम में आने की, डाइहाइब्रिड क्रॉस। ये टॉपिक्स हो गए इंपॉर्टेंट। और इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। पता नहीं भाई ऐसा क्या है इस टॉपिक में, बट एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन भी कुछ ऑर्गेनिजम्स में अलग होता है, इनका फेवरेट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन से ह्यूमन वाला, कि भाई ह्यूमन में सेक्स डिटर्मिनेशन क्या कैसे होंगे। तो आपको क्रॉस बना के दिखाना पड़ेगा एक्स एक्स और एक्स वाई वाला, कि भाई एक्स एक्स होंगी तो गर्ल होंगी, एक्स वाई हो जाएगा तो बॉय चाइल्ड होगा, ये वाला क्रॉस भी आपको बनाना होगा। तो ये चैप्टर हो गया अपना जेनेटिक्स, हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस वाला, और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्स डिटर्मिनेशन। एक लास्ट चैप्टर अपना रह जाता है रिप्रोडक्शन, उससे और सब बता देता हूं आपको इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायग्राम आ सकता है, ये डायग्राम नहीं आया तो दूसरा डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। 90% प्रोबेबिलिटी है इन दोनों में से एक तो पक्का आएगा, या तो मेल वाला पूछ लेंगे या फिर फीमेल। इसके बाद में जो आ सकता है वो हो सकता है भाई बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, क्योंकि आसान है, कुछ मीडियोकर बच्चे हैं, कुछ एवरेज बच्चे हैं, उनको भी देख के एग्जामिनर पेपर सेट करता है। तो अगर उसको उसके बाद कुछ देना होगा तो वो हो सकता है बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, या फिर बर्डिंग इन हाइड्रा। बर्डिंग इन हाइड्रा से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। और क्या आ सकता है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे ज्यादा प्रायोरिटी मैं दूंगा किसको, वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला जो पार्ट है, जिसमें अपन ब्रायोफाइलम लीफ के बारे में देखते हैं। पर्टिकुलरली इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ब्रायोफाइलम जो लीफ होती है उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, लीफ के ऊपर जो बड़ आते हैं उससे नया प्लांट ग्रो कर जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। स्पोर फॉर्मेशन अपने को फंजाइस वगैरह में देखने को मिलता है, यहां से आ सकता है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इनकी है, फिर बाइनरी फ्यूजन, फिर अपना ब्रायोफाइलम वाला, देन बर्डिंग, एंड फिर लास्ट में स्पोर फॉर्मेशन। तो ये वाले टॉपिक्स आपको कर लेने हैं, ठीक है। एक इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में ओजोन से रिलेटेड, कि भाई ओजोन क्या होती है, O3 होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है इन्वायरमेंट में, इसके बारे में देख लेना है। ओजोन होल के बारे में आपको जानना होगा कि भाई ओजोन होल क्या होगा, उससे नुकसान क्या होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। इनको अच्छे से एक गो थ्रू हो लेना इनसे एक बार अच्छे से, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से करना, पढ़ के आना पेपर भाई।